दोस्तों हाल ही में मैंने सुधीर वास्तविकम नाम की एक मूवी देखी है जिसे डायरेक्ट किया है रंजित शंकर जी और IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.7 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो या फिर यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है सुधीर नाम के एक लड़के की जिसे हकलाने की प्रॉब्लम होती है। बचपन से लेकर बड़ा होने तक सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अकेला रहना ही पसंद करता था। उसके कुछ गिने चुने ही दो चार दोस्त होते हैं और अब हकलाकर बोलने की प्रॉब्लम की वजह से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो चुका था। ऐसे में वो अपनी जिंदगी में कैसे सर्वाइव करेगा, उसे कैसे जॉब मिलेगी, उसकी शादी कैसे होगी, ये सब कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए दिखाया गया है और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। सच में दोस्तों ये मूवी आपका दिल छुड़ेगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में सुबह हम एक शहर को दिखाया जाता है। आज संडे होने के बावजूद भी सुधीर नाम का एक बंदा कुछ काम की वजह से अपने बैंक में आता है। दरअसल इस बैंक में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। अब अंदर जाकर देखने पर एक असिस्टेंट सुधीर से कहता है कि सर आप तो बहुत ही जल्दी आ गए, अभी तक हमारे काम करने वाले क्रू मेंबर नहीं आए हैं, तब तक आप यहाँ पर शांति से बैठ जाइए। अब अंदर सुधीर के केबिन में इस मूवी के लीड हीरो मुकेश सर बैठे होते हैं। वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी होने की वजह से सुधीर उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वो केबिन के पास जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट दुबे उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि फिलहाल मुकेश सर अभी आराम कर रहे हैं। इसलिए सुधीर चुपचाप बाहर बैठ जाता है। अब इतने में वहाँ पर प्रकाश नाम का एक बंदा आता है और दरअसल वो इस मूवी में काम कर रहा होता है। प्रकाश यहाँ पर सुधीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, जो कि आज 10 साल के बाद मिले हैं। सुधीर प्रकाश से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। प्रकाश कहता है कि थैंक यू, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? सुधीर बताता है कि मैं इस बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ और अंदर जो मुकेश सर बैठे हैं ना, वो मेरा ही केबिन है। अब प्रकाश अपने दोस्त को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। अब इतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट आता है और प्रकाश से कहता है कि सर शूटिंग का टाइम हो चुका है, चलिए काम शुरू करते हैं। तो अब इन लोगों ने यहाँ पर काम करने के लिए 4 बजे तक का टाइम लिया था, लेकिन अब उन लोगों को ज्यादा टाइम लगने वाला था। अब सुधीर यहाँ पर प्रकाश से कहता है कि यार मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो प्रकाश उसे कहता है कि तुम अलाथुर जाने वाले हो ना, तो कल मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा, तुम्हें सही सलामत पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद ये लोग फिर से शूटिंग का काम शुरू करते हैं और अब इन लोगों को 4 बजे से लेकर 2 बज जाते हैं पैकअप होने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रकाश मुकेश सर से कहता है कि सर आप भी अलाथुर जा रहे हैं ना, और आपकी गाड़ी में एक सीट खाली है। ये है मेरा फ्रेंड सुधीर, इसे भी वहीं पर जाना है और यही इस बैंक का ब्रांच मैनेजर भी है। इसकी वजह से हम यहाँ पर देर रात तक शूट कर पाए, इसलिए प्लीज आप एक फेवर कीजिए, आपकी गाड़ी से इसे भी ले जाइए और इसका शहर आते ही इसे छोड़ दीजिएगा। अब पहले तो मुकेश मना कर रहा होता है कि इसे ले जाएंगे तो कैसे एडजस्ट होगा, इसे कोई प्राइवेट टैक्सी करो और भेज दो, लेकिन फिर प्रकाश की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान ही जाता है। अब उसके बाद पैकअप होने के बाद ये सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकेश बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा था। दरअसल उसे सोना था और वो हीरो होने की वजह से सुधीर उससे बातें कर रहा था और अब सुधीर के सवाल सुनकर मुकेश परेशान हो जाता है और गुस्सा भी। ये देखकर सुधीर को लगता है कि मेरा यहाँ पर उनके साथ जाना उन्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए वो बीच रास्ते में उतर जाता है। कहता है कि सर आप जाइए, मैं कोई दूसरी बस पकड़कर आ जाऊंगा। लेकिन अब मुकेश शांत हो जाता है और उसे कहता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, चलो तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरह से अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते। फिर यहाँ पर मुकेश सुधीर से पूछता है कि तुम अलाथुर में कहाँ पर रहते हो और जरा मुझे अपने बारे में बताओ। सुधीर बताता है कि मेरा पूरा परिवार वहीं पर रहता है और यहाँ से वो अपनी कहानी बताने लगता है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में और यहाँ पर हम सुधीर को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहा होता है। अब टीचर सभी बच्चों को उठाकर उनका नाम पूछती है तो बाकी के बच्चे फटाफट से अपना नाम बता देते हैं, लेकिन जब सुधीर की बारी आती है तो वो हकलाने लगता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उसके बाद जब कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो सुधीर को अपने साथ खेलने के लिए नहीं लेते, ये हकलाता है ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों सुधीर के पिताजी हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कोई मुख्यमंत्री बना है तो कोई साइंटिस्ट, इसलिए तुम अपने आप को कम मत समझो और तुम ज्यादा टेंशन मत लो और लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अब इसी तरह के माहौल में सुधीर बड़ा हो जाता है। अब वो डॉक्टर रामन्ना से ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है। डॉक्टर रामन्ना उसे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से बोल पाए। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सुधीर के सामने जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तब वो उसके साथ बात करने से बहुत ज्यादा घबराता है और ठीक से बात नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई पहचान वाला व्यक्ति हो तो सुधीर उसके साथ बोलते वक्त कम हकलाता है। और यहाँ पर सुधीर ने एक ऐसे भी ग्रुप को ज्वाइन किया था जो लोग उसी तरह से हकलाकर बोलते थे। वो सभी लोग एक जगह पर मिलकर अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते थे ताकि अच्छे तरीके से बोल सके।
अब उसके अगले सीन में हम सुधीर को देखते हैं जो पानी में डुबकी लगाकर कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त मोहन उसे कहता है कि यार सुधीर, मैं लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सुधीर कहता है कि आज मैं नहीं आ सकता यार, स्कूल में बहुत ज्यादा काम पेंडिंग है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तो ये बात सुनकर मोहन उससे नाराज हो जाता है। कहता है कि तुम्हारे काम के वक्त मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन जब मेरा काम होता है और मैं तुम्हें बुलाता हूँ तब तुम नहीं आते। सुधीर कहता है कि अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम अच्छे से होगा। उसके बाद सुधीर अपने घर पर आता है और स्कूल जाने की तैयारी करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इस गांव के बहुत बड़े स्कूल में अकाउंटेंट का काम करता है। फिर वो नाश्ता वगैरह करके अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर काम पर निकल जाता है। लेकिन जब वो बस स्टॉप पर खड़ा था तो वो जो रेगुलर बस आती है वो आज नहीं आती। दरअसल उस बस का कंडक्टर सुधीर को पहचानता था और वो उसके बिना बताए ही उसकी जगह पर छोड़ देता। और आज जो बस आई होती है उसका कंडक्टर सुधीर को नहीं पहचानता था, लेकिन फिर भी स्कूल तो जाना ही था। तो सुधीर बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसे टेंशन हो रही थी कि वो कंडक्टर को अपने लोकेशन के बारे में कैसे बताएगा। अगर वो अपने बस स्टॉप का नाम बताते हुए हकलाने लगा तो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगेंगे। और दोस्तों होता भी वैसा ही है। कंडक्टर को अपने पास आता हुआ देखकर सुधीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने बस स्टॉप का नाम बताते हुए हकलाने लगता है। कंडक्टर कहता है कि अरे यार जल्दी बोलो, मुझे बाकी के लोगों का भी टिकट लेना है। तो अब यहाँ पर घबराते हुए जैसे तैसे वो अपने स्कूल के स्टॉप के बारे में बताता है और वहाँ पर बस में बैठे हुए बाकी के लोग सुधीर के ऊपर हंसने लगते हैं। खैर अब सुधीर स्कूल पहुँचता है और यहाँ पर हम उसके दोस्त प्रकाश को देखते हैं जो कि इसी स्कूल में पीटी टीचर का काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और आज उसके साथ जो हुआ वो सुधीर उसे बताता है। फिर वो अपने केबिन में पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल का नाम होता है श्रीदेवी मैडम और यहाँ पर स्कूल का पूरा काम देखने के लिए करण सर नाम के एक बंदे को रखा गया था। आज करण यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम से मिलकर सुधीर से अकाउंट के बारे में पूछता है। सुधीर बताता है कि मैंने पिछले महीने तक सारा हिसाब किताब कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करण की बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा था कि मानो वो जैसे कुछ छुपा रहा, यानी कि पैसों के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है। करण सुधीर को धमकाने लगता है और कहता है कि कल तक अकाउंट के सारे फाइल मेरे टेबल पर होने चाहिए और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें इस जॉब से निकालने के लिए मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और पता है ना, तुम्हें बाहर कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से तुम कहीं पर भी टिक नहीं पाओगे। अब ये बात सुनकर सुधीर घबरा जाता है और उसे चक्कर आने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और सुधीर की कहानी सुनकर मुकेश जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे सुधीर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फिर वो उसे पूछता है कि आगे क्या हुआ। अब यहाँ पर हम सुधीर के घर पर देखते हैं। उसे मिलने के लिए उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। दरअसल यहाँ पर सुधीर की शादी की बात चल रही थी। वो शीला नाम की एक लड़की को देखने के लिए जाने वाले थे और उससे के रिलेटेड उसके दोस्त यहाँ पर हंसी मजाक करते हुए उसकी टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। उसके बाद सुधीर के माता पिता उसे बताते हैं कि शीला और उसके पिताजी मुंबई से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर गांव में उनका घर है जहाँ पर वो एक हफ्ते के लिए रुकेंगे। हमने उन लोगों से बात कर ली है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अगर लड़की से मिलने के बाद वो तुम्हें पसंद आ गए तो तुम हाँ कह देना। फिर यहाँ पर सुधीर पूछता है कि क्या आपने उन लोगों को मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताया है ना। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हमने उन्हें बता दिया है, लेकिन तुम उन लोगों के सामने ज्यादा नर्वस मत होना। अब उसके अगले दिन सुधीर शीला के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करते हैं। सुधीर अपनी बातें धीरे धीरे थोड़ा कम हकलाते हुए बताता है और यहाँ पर पहली मुलाकात में शीला को भी सुधीर अच्छा लगता है और शीला की बातें भी सुधीर को पसंद आती है। फिर वहाँ पर शीला के पिताजी आते हैं और सुधीर के पिताजी से कहते हैं कि ठीक है जी, अब लड़का और लड़की के मिलने का काम तो हो गया है, हम अपना जवाब कुछ दिन के बाद बताएंगे। अब उसके बाद हम प्रिंसिपल श्रीदेवी की मैडम के घर पर देखते हैं। उनकी बेटी रिया बोल नहीं सकती थी, लेकिन सुधीर रिया का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। अब उनके स्कूल में काम करने वाले प्रकाश और निर्मला भी वहीं पर होते हैं, जो यहाँ पर सुधीर की शादी के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद घर के बाहर आने पर यहाँ प्रकाश निर्मला को प्रपोज कर देता है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो निर्मला यहाँ पर शर्मा जाती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी। अब रात को यहाँ पर हम देखते हैं सुधीर की माँ टीवी सीरियल देख रही होती है और उस टीवी सीरियल में प्रकाश ने भी काम किया था, मतलब कि उस वक्त वो पार्ट टाइम में सीरियल में काम करता था। अब इतने में वहाँ पर फोन की रिंग बजती है। सुधीर के पिताजी फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से शीला के पिताजी उन्हें बताते हैं कि शीला को लड़का पसंद आ गया है, शीला शादी करने के लिए तैयार है और हमने एंगेजमेंट का मुहूर्त भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर ये खबर सुनने के बाद सुधीर और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से सुधीर की शादी होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब सुधीर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर रामन यहाँ पर उसे बताते हैं कि जब एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा हो तो तुम खुद को शांत रखना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ नॉर्मली बातें करने की कोशिश करना। इस तरह से वो उसे कुछ अच्छे से टिप्स देते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। सब लोगों के सामने शीला और सुधीर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और सुधीर यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है। अब उसके एंगेजमेंट के बाद सुधीर शीला को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो यहाँ पर बात करते हुए थोड़ा थोड़ा हकलाने लगता है।
फिर दोस्तों यहाँ पर ये लोग फोटोशूट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शीला की कुछ सहेलियां आती है और सुधीर से कहती है कि आप शीला के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए, हम इन यादगार पलों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो सुधीर कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी शीला की फ्रेंड यहाँ पर जिद करने लगती है कि आपको शीला के बारे में कुछ न कुछ बताना ही होगा। अब यहाँ पर सुधीर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो ठीक से बोल नहीं पाता, बहुत ज्यादा हकलाने लगता है। लेकिन फिर जैसे तैसे वो शीला के बारे में 2 लाइन बता ही देता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा सिंसियर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। लेकिन ये सब कुछ देखकर शीला को अच्छा नहीं लगता। उसके बहुत ज्यादा हकलाने की प्रॉब्लम उसे खटकने लगती है। अब उसके बाद शीला अपने दोस्त से इसके बारे में बात करती है। कहती है कि क्या सुधीर के साथ रिश्ता पक्का करके मैंने कोई गलती कर दी है? पहले तो मैंने ये नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब तो वो बहुत ज्यादा हकलाने लगा है यार। तो उसकी दोस्त उससे बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है कल्याणी। वो एक स्पीच थेरेपिस्ट है और साइकेट्रिस्ट भी। वो बेंगलुरु में रहकर काम करती है, लेकिन इसी गांव में उसका घर होने की वजह से वो यहाँ पर कुछ महीने रहने के लिए आई है। तुम्हें यहाँ के पास से के गांव में जाना होगा, शायद उससे प्रॉब्लम बताने के बाद तुम्हें कोई रास्ता मिल सके। अब उसके अगले दिन शीला सुधीर को कुछ भी बिना बताए उसे कल्याणी के घर पर लेकर जाती है। अब यहाँ पर कल्याणी उन दोनों को देखकर सुधीर से कहती है कि सुधीर, पहले तुम्हें हकलाने की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना होगा, फिर हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट करने के बाद तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सुधारेंगे, और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हूँ। अब ये सारी बातें सुधीर को बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि उसके हकलाने के प्रॉब्लम की वजह से उसे यहाँ पर लाया गया है, इसलिए सुधीर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब शाम होने पर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे उसके दोस्त रोक लेते हैं। शादी की तैयारी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुधीर तो पहले से गुस्से में था और अपने दोस्तों की बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे लड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर प्रकाश को लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुई है। अब यहाँ रात को सुधीर अकेला ही एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है। तभी उसे शीला का मैसेज आता है कि आज जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसके अगले दिन शीला उसके स्कूल में उससे मिलने के लिए आती है। अब ये दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। तो शीला उससे कहती है कि सॉरी सुधीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर हमारा रिश्ता टिक पाएगा, और वैसे भी मैं मुंबई में जॉब करने वाली और तुम तो वहाँ पर मेरे साथ नहीं आओगे। अब सुधीर उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए भी तैयार हूँ और ये जॉब छोड़कर मुंबई आने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम इस रिश्ते को मना मत करो, क्योंकि अगर एक बार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई दूसरी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। लेकिन अब फिर भी शीला उसे मना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे कि सुधीर को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब उसके बाद सुधीर की शादी टूटने की बात सभी लोगों को पता चलती है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसे लड़के से थोड़ी ही कोई लड़की शादी करेगी। अब इसी घटना की वजह से सुधीर 2 दिन स्कूल नहीं जाता, दुखी होकर घर में ही बैठा रहता है। तो उसके पिताजी उसे मोटिवेट करते हैं, समझाने लगते हैं कि बेटा ऐसी प्रॉब्लम तो आती रहेगी, लेकिन तुम्हें इनका डटकर सामना करना होगा। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए शांत हो जाओ और कल से अपना काम शुरू कर देना। देखना तुम्हें इससे बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी, हमने किसी का भी बुरा नहीं किया है, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। तो अब यहाँ पर सुधीर अपने पिताजी की बात मान लेता है। अब उसके अगले दिन जब सुधीर स्कूल जाता है तो उनके स्कूल में कल्याणी आई होती है। यहाँ स्टाफ रूम में सभी लोग बैठे होते हैं और मीटिंग चल रही थी। सुधीर और प्रकाश भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल्याणी बच्चों को और यहाँ के स्टाफ को बेटर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाने के लिए आई है, जो कि 3 महीने यहाँ पर रहकर बच्चों को और स्टाफ को ट्रेनिंग देगी। अब स्कूल के बच्चों को स्टाफ को भी उसका काम अच्छा लगता है कि वो इन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगी। लेकिन यहाँ पर सुधीर को कल्याणी को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कल्याणी की वजह से उसका रिश्ता टूटा है, शीला उसे छोड़कर चली गई। फिर रात को कल्याणी जब अपने घर पर आती है तो वो अपनी माँ को उस लड़के सुधीर के बारे में बताती है कि मैंने उस सुधीर को हाय कहा, लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो वो लड़का बहुत ही मासूम लगा, तुम इसका मजाक मत उड़ाओ। इस तरह से अब ये माँ बेटी बातें करते हुए खाना खा लेती है। अब उसके अगले दिन जो हकलाने वाले लोगों का ग्रुप था वो लोग भी कल्याणी को उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए बुलाते हैं, और सुधीर यहाँ पर भी कल्याणी को देखकर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि आप लोगों को पता है इस लड़की का दूसरा नाम क्या है? लोगों का रिश्ता तोड़ने वाली। अब ये बात सुनकर कल्याणी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। सुधीर कहता है कि तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, और हाँ एक और बात, तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो। अब ये बात सुनकर कल्याणी थोड़ा हंसने लगती है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं इस बड़े से स्कूल को चलाने वाले गणपत राव के बेटे विजय बाबू स्कूल में आते हैं, और करण सर यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि विजय बाबू ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है और अब वो यहाँ पर हमारे गाँव में ही रहेंगे और अपने पिताजी ने बनाए हुए स्कूल की देखभाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विजय बाबू स्कूल के सभी लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे अपना फ्रेंड ही मानिए, अगर कोई भी परेशानी होती है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। अब सुधीर को उसका इतना अच्छे तरीके से बोलना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इस तरह से बोलना आना चाहिए, कितना अच्छा बोलता है ये आदमी।
अब ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सुधीर और उसका दोस्त बाहर टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें कल्याणी दिखाई देती है, जो कि एक हकलाते हुए बोलने वाले अंकल के साथ बात कर रही थी। वो अंकल सुधीर को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि सुधीर, कल्याणी मेरा ट्रीटमेंट कर रही है और उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। तो ये बात सुधीर को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ये हमारे हकलाने वाली प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती। तो ये बात सुनकर कल्याणी यहाँ पर सुधीर को चैलेंज करती है। कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और मेरी बताए हुए एक्सरसाइज करोगे तो कुछ ही महीनों में मैं तुम्हारे हकलाने की प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगी। तो अब यहाँ पर सुधीर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद एक जगह पर कल्याणी सुधीर की पढ़ने की प्रैक्टिस लेती है, लेकिन यहाँ पर सुधीर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो फिर कल्याणी उससे एक तकनीक बताती है कि पहला अक्षर 2 बार पढ़कर आगे की लाइन पढ़ो। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुधीर अच्छी तरीके से पढ़ने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और अब ये बात सुधीर को भी अच्छी लगती है। इस तरह से कुछ महीनों तक उसकी अलग अलग ट्रेनिंग ली जाती है और कल्याणी एक साइकियाट्रिस्ट होने की वजह से भी वो सुधीर के थिंकिंग पैटर्न पर काम करती है। वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है कि तुम अच्छा बोल रहे हो, सब लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी बातें कहकर उसे पूरी तरीके से पॉजिटिव बना देती है। और दोस्तों, सच में कुछ ही महीनों के अंदर सुधीर के बोलने में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। अब वो बोलते वक्त बहुत ही कम हकलाने लगता है, मतलब कि ना के बराबर ही। और इसका पूरा का पूरा श्रेय कल्याणी को ही जाता है। अब यहाँ इस तरफ स्कूल में विजय बाबू को पता चलता है कि प्रकाश टीचर का भी काम कर रहा है, साथ ही वो टीवी शो में एक्टिंग का भी काम कर रहा है। तो विजय उसे कहता है कि तुम दोनों ही नाव पर पैर रखकर काम नहीं कर सकते, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा, वरना तुम एक जगह पर भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। प्रकाश कहता है कि एक्टिंग मेरा पैशन है और इसके लिए मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो विजय उसे ठीक ऐसा कहता है, लेकिन अब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड निर्मला को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए कैसे मानेंगे। प्रकाश उसे कहता है कि मैं अभी भी सीरियल में काम करता हूँ, उससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, प्लीज तुम इसके बारे में एक बार सोचो। लेकिन निर्मला इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसका करियर अभी तक स्टेबल नहीं हुआ था और एक्टिंग के करियर में कभी काम मिलता है तो कभी नहीं, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अब ये बात सुनकर प्रकाश तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ इस तरफ सुधीर कल्याणी को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर पर लेकर आता है। उसकी माँ उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और यहाँ पर सुधीर को ठीक तरीके से बोलता हुआ देखकर उसकी माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात होती है। दरअसल कल्याणी सुधीर को पसंद करने लगी थी और यहाँ पर वो फाइनली सुधीर को प्रपोज कर ही देती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ये बात सुनकर सुधीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो हिचकी आने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसे प्रपोज कर सकती है। अब इस बात को प्रोसेस करने के लिए वो कुछ टाइम मांगता है। कहता है कि मैं इसका जवाब कुछ दिनों के अंदर दे दूंगा। अब उसके बाद इस बार में सुधीर बहुत ज्यादा सोचता है। 3-4 दिन के बाद हम कल्याणी को स्कूल में देखते हैं और तभी उसके फोन पर सुधीर का मैसेज आता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, फिलहाल मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब ये बात देखकर कल्याणी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसे भी कोई रिजेक्ट कर सकता है। अब जैसा कि हमें पता है, कल्याणी स्कूल में सिर्फ 3 महीने के लिए पढ़ाने के लिए आई थी और उसका वक्त खत्म हो गया था, इसलिए अब वो बेंगलुरु जाने वाली थी। तो अगले दिन सुधीर उसे बाय कहने के लिए आता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा और तब तक तुम्हें मेरा वेट करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए फ्री हो। तो कल्याणी ठीक ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को यहाँ पर हम देखते हैं अचानक ही सुधीर के घर पर प्रिंसिपल मैडम श्रीदेवी आती है। उसे कहती है कि ये अकाउंट में कितनी सारी गड़बड़ है, बच्चों के लिए जो फंड का पैसा आया है वो तो इसमें मेंशन ही नहीं है। अब दरअसल दोस्तों, उन पैसों की पूरी हेराफेरी करण सर ने की थी और उसने सुधीर को धमकाया था कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए सुधीर चुप था। प्रिंसिपल कहती है कि अगर कल विजय बाबू ने इसके बारे में पूछा तो मैं उनसे क्या कहूंगी, इसका सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर आएगा ना। कल तुम्हें स्कूल में आकर सारी सफाई देनी होगी और ये घोटाला कैसे हुआ है ये लोगों को बताना होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुधीर जब स्कूल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल मैडम श्रीदेवी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, क्योंकि करण सर ने सारा इल्जाम प्रिंसिपल के माथे डाल दिया था। अब ये सब कुछ देखकर सुधीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो ठान लेता है कि वो कैसे भी करके प्रिंसिपल मैडम को जेल से बाहर निकालेगा और सबको बता देगा कि इसके पीछे करण सर का हाथ है। तब तक वो यहाँ पर प्रिंसिपल की बेटी रिया का ख्याल रखता है, क्योंकि रिया ही उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अगले दिन सुधीर पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। तो ये इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग अंदर बातचीत करके इस मैटर को सुलझा लीजिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो उसके बाद सुधीर यहाँ पर स्कूल में आकर विजय बाबू को सारी सच्चाई बता देता है और यहाँ पर करण सर भी अपनी गलती मान लेते हैं, जिसके बाद श्रीदेवी मैडम को फिर से प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और अब यहाँ पर सुधीर विजय बाबू से कहता है कि सर, अब मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से मैं इस गांव के बाहर जाने के लिए डर रहा था कि अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है
कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो रिजाइन करके अपने घर पर आ जाता है। अपने माता पिता को भी बताता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और अब मैं बेंगलुरु में जाकर कोई नई जॉब ढूंढूंगा। तो यहाँ पर उसके माता पिता भी उसे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सुधीर बहुत सारी जगह पर अप्लाई करता है और उससे अकाउंटेंट का 4 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो बैंकिंग के एग्जाम भी देता है, जिसमें पास होकर उसे इंटरव्यू का लेटर आता है और इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छी तरीके से देने की वजह से वो उसमें भी पास हो जाता है। इसीलिए उसे बेंगलुरु के एक बहुत बड़े बैंक में जॉब मिल जाती है। और दोस्तों कुछ ही सालों के बाद वो जिस बैंक में काम कर रहा था उसी बैंक का वो ब्रांच मैनेजर बन जाता है। और दोस्तों ये वही बैंक है जहाँ पर उन लोगों ने शूटिंग की थी। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और मुकेश सर सुधीर की स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बात मिसिंग थी और वो थी कल्याणी। उसके साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से ये लोग सुधीर के गांव पहुंच चुके थे। सुधीर बताता है कि आज मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है जहाँ पर मेरे सभी दोस्त आने वाले हैं। तो यहाँ पर मुकेश सर को भी एक्साइटमेंट होती है और वो भी उसके स्कूल को देखने के लिए अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर इतने बड़े सेलिब्रिटी मुकेश को देखकर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और सुधीर को भी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर हम कल्याणी को भी देखते हैं जो कि सुधीर की पत्नी थी और सुधीर को एक लड़का भी होता है। मुकेश सर इसके बारे में पूछते हैं तो सुधीर बताता है कि सर जब मुझे बैंक में जॉब मिली थी तो उसके बाद ही मैं कल्याणी से मिलने के लिए गया था। तब बेंगलुरु में कल्याणी एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी और उसने मेरे लिए 2 साल वेट किया। ये देखकर मैं भी खुश हो गया और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। इस तरह से दोस्तों सुधीर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करने वाली पार्टनर मिल गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर स्कूल में सुधीर को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। ये सब कुछ देखकर सुधीर की फैमिली, उसकी पत्नी और बेटा ये सब कुछ खुश थे। तो सुधीर यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां जरूर होती है, लेकिन हमें उन कमियों से भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। उन प्रॉब्लम को हरा कर ही हम आगे बढ़कर जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मुकेश सुधीर की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। अपने आशीष दुबे से कहता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मूवी बन सकती है और अगली फिल्म हम इसी के ऊपर बनाएंगे। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।